स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे आरआरबी जेईई 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ उसी का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो 25 फरवरी के एग्ज़ाम में पूछा गया आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है वह है उत्तल लेंस द्वारा एक पेड़ का प्रतिबिंब बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पेड़ का प्रतिबिंब की ऊंचाई उसके वास्तविक ऊंचाई से कम रहती है तो उत्तल लेंस के संदर्भ में पेड़ की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब उत्तल लेंस जो है वो उसके सामने जो पेड़ रखा हुआ है वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है आपको वो बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए थे वह पेड़ उत्तल लेंस के 2f के अंदर रखा गया। मतलब जो 2f की दूरी है, एक f होता है एक 2f, तो 2f के अंदर रखा गया है ये कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है ये। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित है, मतलब फोकस पर स्थित है। उत्तल लेंस के वक्ता केंद्र 2f पर रखा हुआ है, मतलब 2f पर रखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है लास्ट ऑप्शन कह रहा है उत्तल लेंस के 2f के बाहर रखा गया है। तो ये ऑप्शन चौथा वाला जो ऑप्शन होगा दोस्तों ये वाला सही होगा। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टैकल करने के लिए जो होता है आप अवतल दर्पण की तरीके से बिहेव करेगा क्या उत्तल लेंस, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल दर्पण की तरीके बनेगा किसमें, उत्तल लेंस में। तो अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब छोटा कब बनता है, जब वक्रता केंद्र के बाहर जब रखी रहती है कोई चीज़ तो जो बनता है प्रतिबिंब हमारा वो छोटा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला जो प्रश्न था वो है करंट अफेयर का। देखिए दोस्तों करंट अफेयर का अच्छा खासा क्वेश्चन था। जनरल अवेयरनेस में जो 15 क्वेश्चन कह रहे हैं वो करंट अफेयर का ही ज़्यादा क्वेश्चन था। तो हमारा जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो है 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना वर्षगांठ मनाया। तो देखिए मैंने उसको एलिमिनेट करके मारा था, वो भी आपका कैसे, उड़ीसा। देखिए तेलंगाना जो आपका है वो तो जून में है, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड आपका नवंबर में बनता है, ठीक है। तो उड़ीसा को मैंने एलिमिनेट करके मारा था और ये मेरा सही हो गया। जो बाहर जब निकलने के बाद चेक किया तो ये मेरा सही हो गया। अगला प्रश्न है वो है दोस्तों कि दैनिक जीवन में निलंबन का मुख्य उदाहरण क्या है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, निलंबन का जो सस्पेंशन होता है उसी का आपका उदाहरण पूछा हुआ था दैनिक जीवन में। तो ऑप्शन दिया हुआ था आपका पानी में चॉक पाउडर का मिश्रण, पानी में चीनी का मिश्रण, पानी में लवण का मिश्रण, पानी में नमक का मिश्रण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पानी में चॉक पाउडर का मिश्रण। ये आपका क्या हो जाएगा, निलंबन का एक अच्छा उदाहरण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न था वो भी आपका करंट अफेयर से ही है, एक योजना के अंतर्गत आता है। स्टैंड अप इंडिया इनोवेशन के अंतर्गत SC/ST उद्यमियों को मतलब बिजनेस के बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए का ऋण आपका प्रावधान किया गया है, कितने तक का ऋण का प्रावधान किया गया है। तो आप जानते हैं दोस्तों स्टैंड अप इंडिया इनोवेशन एक है, उसमें SC/ST बिजनेसमैन को आपको ऋण दिया जाता है ताकि वो उद्यमिता या बिजनेस में या एंटरप्रेन्योर में आगे बढ़ सकें। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ था 50 लाख से 2 करोड़, 20 लाख से 1.5 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़, 50 लाख से 5 करोड़। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख से 1 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका ये आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किसे हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके संचित किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ था आपका एक ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन दिया था हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है। तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है उससे हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके संचित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अगला प्रश्न है पारिस्थिति इकोलॉजी में जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन से सबसे ज़्यादा ग्रसित मनुष्य ही होता है। इसका कारण क्या है। जो बायोमैग्निफिकेशन होता है उससे सबसे ज़्यादा जो ग्रसित होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो मनुष्य होता है, ह्यूमन होता है। इसका आपको रीजन बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए थे आपका फूड चेन में सबसे टॉप पर होता है क्या, ह्यूमन, इसलिए, या सबसे अधिक खाना खाता है इसलिए, यह अपशिष्ट को अच्छे से पचा लेता है इसलिए, और चौथा भी ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये दोस्तों होगा फूड चेन पर टॉप पर स्थित होना ह्यूमन का, ठीक है। जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, वो फूड चेन में सबसे टॉप पर होता है। तो जो टॉप पे होगा वो बायोमैग्निफिकेशन का सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं प्रभाव झेलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूड चेन में टॉप पर होना, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों करंट अफेयर का अगला प्रश्न था कि मई 2025 में रविंद्रनाथ टैगोर जी की कौन सी जयंती मनाई गई, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ था 164वीं, 160वीं, 161वीं और 162वीं। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा 164वीं, वही ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसको किया नहीं था, मुझे आंसर क्वेश्चन याद है, उसके बाद आकर के देखा तो ये 164वीं थी, मैंने इसको स्किप कर दिया था। अगला जो प्रश्न है वो है उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में फसल की उन्नत उत्पादन के लिए कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। मतलब फसल के अच्छा उत्पादन के लिए कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए इसको भी मैंने एलिमिनेट करके ही मारा था। रऊफ जो है मुझे मालूम है कि नॉर्थ इंडिया यानी कश्मीर की तरफ आपका देखने को मिलता है। गरबा और भांगड़ा, ये आपका भांगड़ा तो आपका
पंजाब में देखने को मिलता है, गरबा भी आपका पंजाब में देखने को मिलता है। तो मैंने ये तीनों को एलिमिनेट कर दिया। मुझे कर्मा के बारे में मालूम नहीं था, यही एक ऑप्शन बचा मेरा, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। और जब बाहर आने के बाद इसको चेक किया तो ये मेरा राइट आंसर भी था। ठीक है, कर्मा ये सही आंसर भी था। ठीक है, ये पूछा हुआ है थार मरुस्थल की औसत वर्षा mm में कितनी है। इसके साथ साथ कुछ और दिया हुआ था, ऐसे क्या कुछ करके 38% करके दिया हुआ था, लेकिन जो ऑप्शन पूछा था वो 200 mm था, 150 mm, 50 mm और 100 mm। तो मुझे जहाँ तक याद आ पा रहा है कि मैंने जियोग्राफी में पढ़ा था, तो मैंने 150 एक तुक्का मारा है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं आंसर किसका क्या होता है। आपने क्या आंसर लगाया था आपका, इसका ज़रूर कमेंट में बताइए। और अगर कोई क्वेश्चन और आपको याद आ रहा है तो कमेंट में उससे भी बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन और था, ताकि मैं उसको और ऐड कर लूँगा और उसका भी आंसर हमें पता चल जाएगा। तो मैंने 150 mm लगाया था, बाकी देखते हैं आंसर कितना आता है इसका। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पॉलिटिकल साइंस का या पॉलिटी का। तो देखिए जो जनरल अवेयर्स का 15 क्वेश्चन था, उसमें करंट अफेयर और पॉलिटी का ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर, उसके बाद पॉलिटी का था। हिस्ट्री का तो मुझे एक भी नहीं याद आ रहा है कि हिस्ट्री का कुछ होगा, ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है अगर आपको याद हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो पूछा हुआ था अनुच्छेद 38, सीधा सीधा ये पूछा हुआ था कि आर्टिकल 38 का संबंध किस से है। तो मैं इसको अच्छे से रिवाइज करके गया था कि आर्टिकल मेरे को अच्छे से रिवाइज था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से लगा लिया। तो ये शिक्षा का अधिकार तो नहीं है, ये भी हट गया था। राज्य की परिभाषा भी नहीं दी हुई है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 और 12 में दी गई है। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन भी नहीं है, ये आर्टिकल 40 में है। तो ये आपका जो है ये DPSP से रिलेटेड हो जाएगा कि राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए लोगों का कल्याण को बढ़ावा देना। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए, ये है आपका फिजिक्स का। देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ मैं एक वीडियो पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें आपका न्यूमेरिकल बताऊंगा, जो आपका मैथ का और रीजनिंग का जो न्यूमेरिकल है और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या है इसका आंसर। देखिए, कंडक्टर में 2 एम्पीयर की धारा 5 सेकंड के लिए तक बहती है, तो कंडक्टर से होकर बहने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं I = क्या होता है, Q/T। तो I और T का जब मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा कूलाम की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 और 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 या 10, तो आपका 10 कूलाम, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 कूलाम। ठीक है, ये देखिए, ये भी आपका फिजिक्स का ही क्वेश्चन आ गया, इसको भी मैं चलिए देख लेते हैं। ये पूछा हुआ था किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को विरामावस्था से छोड़ा जाता है, ये स्वतंत्र रूप से गिरते हुए 4 सेकंड में धरती पर आ जाती है, और आपको बताना है कि किस ऊंचाई से इसको फेंका गया है, किस ऊंचाई से इसे स्वतंत्रतापूर्वक क्या कहते हैं फेंका गया है। तो आपका ये जो होगा, देखिए 10, आपको G बराबर आपको 10 लेना है। आप जानते हैं S बराबर UT + ½ GT² से जब आप लगाएंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा कितना, 80। न्यूमेरिकल में इसको आपको अच्छे से बताऊंगा मैं, 80 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो पूछा हुआ था, ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। देखिए, फिजिक्स जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपका दर्पण और लेंस से ज़्यादा पूछा हुआ था। तो दर्पण और लेंस से ज़्यादा क्वेश्चन हुआ पूछा था फिजिक्स का एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी के बारे में पूछा था, क्या होता है इसको। देखिए, मैंने मेंस में भी ये पूछा था, 2024 के RRB JEE मेंस में भी पूछा था, उसमें मैंने गलत कर दिया था। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, जब गलती हो जाती है तो आदमी अच्छे से उसको ध्यान रखता है, तो इसको मैंने एकदम सही कर दिया। मुझे ये कन्फ्यूजन था, अगर मैं वहाँ गलती ना करता तो मैं इसको हो सकता है मैं सही ना कर पाता। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है क्या, धनात्मक। देखिए, मैं क्या करता था, उल्टा कर देता था कि जो लेंस का रहता था उसको, मतलब जो दर्पण का रहता था मैं उसको रिवर्स कर देता था क्या, लेंस में। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो दर्पण का, जिस दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होगा उसी का लेंस भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर उत्तल लेंस का धनात्मक आ रहा है फोकस से, तो उत्तल दर्पण का भी धनात्मक आएगा, ऑन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद का सही मिलान करना है। तो देखिए, 105 पूछा हुआ था, 89 पूछा हुआ था और एक आर्टिकल और पूछा हुआ था। ये तो लगभग सभी सही दिया हुआ था, लेकिन ये जो आपका 99 है ना, ये लिखा हुआ था कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा का गठन। तो आपका राज्यसभा का गठन 79 में नहीं है, वो 80 में है। तो ये राइट आंसर, ये आपका मतलब गलत आंसर है, और इसी को चूज करना था कि कौन सा सही मिलान नहीं है। तो 99 आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ही कॉमन सेंस का प्रश्न था, बाकी कॉमन सेंस का तो नहीं था, लेकिन ऑप्शन देखकर आप कॉमन सेंस से लगा सकते थे। ठीक है, पूछा हुआ था कि यदि पेट्रोल को हम हथेली पर रखते हैं तो हमारी हथेली ठंडक क्यों महसूस करती है। मतलब जब हम हथेली में पेट्रोल रखते हैं तो वो ठंडक हमें क्यों लगता है। तो इसका रीज़न क्या जानते हैं दोस्तों, जो हथेली की हीट होती है, ये पेट्रोल क्या करता है, उस हीट को क्या करता है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो जब खींचेगा, मतलब जब अट्रैक्ट करेगा, तो हीट लॉस होगा हथेली से, हमारे हथेली से हीट लॉस होगा। और जब भी हमारी हथेली से या शरीर से हीट लॉस होगी तो हमें ठंड लगेगी। जो ठंड में ठंडक लगती है वो हमें
ठंडक की वजह से नहीं लगती, बल्कि जो हमारी हीट, जो हमारे शरीर की जो हीट होती है वो बाहर की ओर जाती है, मतलब हीट लॉस होता है हमारे शरीर से, तब जाकर हमें ठंड लगता है। यही रीज़न होता है ठंडक का, ठीक है। तो इसका ये रीज़न हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल हमारी हथेली से हीट को अवशोषित करती है और इसी के कारण हमें ठंड लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो आपका बायोलॉजी से पूछा हुआ था कि वर्मी कंपोस्ट में कौन सा यूज होता है। इसको अगर भी जनरली आप लगा ही लेंगे कि केचुए का इस्तेमाल आपका वर्मी कंपोस्ट में होता है। ये एक तरीके का खाद बनाने में किया जाता है और बहुत ही अच्छा खाद होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का आपका खाद होता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, केचुआ। अगला प्रश्न है आपका कि पेड़ों की पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य किसका होता है, किस ऊतक का कार्य होता है। तो आप जानते हैं फ्लोएम, भाई फ्लोएम फूड पहुंचाता है, जाइलम आपका क्या पहुंचाता है, जल पहुंचाता है पूरी जगह पर, ठीक है। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बताइएगा कि जाइलम का जो होता है फ्लो वो यूनिडायरेक्शनल होता है कि बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। आप बताइएगा इसमें से किसका यूनिडायरेक्शनल होता है फ्लो और किसमें क्या कहते हैं फ्लो जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। कमेंट में आप जरूर करके बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, आप इसको जरूर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन था आपका, करंट अफेयर का पूछा हुआ था। इसको मैंने एलिमिनेट किया, उसके बाद तुक्का मारा। तुक्का किस तरीके से मारा, देखिए मुझे जहाँ तक लगता था ये सिराज और कुलदीप यादव मैंने तो अच्छे से इसको एलिमिनेट कर लिया। इन दो ऑप्शन में मैं फंस गया था, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह में, क्योंकि भाई जसप्रीत बुमराह भी अच्छे गेंदबाज हैं T20 के और अर्शदीप सिंह भी। तो इन दोनों में मैं कंफ्यूज हुआ, लेकिन मुझे एक तरीके से ये अच्छा हो गया। मुझे अभी कुछ ही दिनों में T20 वर्ल्ड कप में बताया था कि अर्शदीप सिंह इंडिया के सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हैं इन T20 क्रिकेट। तो मैंने उसी के हिसाब से T20 में सबसे ज़्यादा जो यूजी चहल का रिकॉर्ड तोड़ा था, तो मैंने अर्शदीप सिंह को ही मार दिया था। तो ये राइट आंसर भी हो गया। जब बाहर आने के बाद चेक किया तो यही आपका अभी राइट आंसर है, अर्शदीप सिंह, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस उदाहरण में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन का तीसरा नियम नहीं लगता। मतलब आपको ये देखना पड़ना है और आपको बताना है किसमें आपका न्यूटन का थर्ड नियम नहीं लगेगा। तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन है तैराक द्वारा पानी का पीछे हटना, ये भी गलत है, ये ऑप्शन नहीं है। इसमें भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। रॉकेट की उड़ान में इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं लगता। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बल्ले और गेंद के संपर्क में भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। तो जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला जो प्रश्न था, मुझे ये देखिए, एक क्वेश्चन होता क्या है, क्वेश्चन याद कैसे होता है। जैसे कभी कभी मुझे कमेंट में आप भाई लोग पूछते हैं कि आपको इतना क्वेश्चन कैसे याद होता है। देखिए उसका मेन रीज़न ये है कि कितना ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, और एक ये भी होता है कि कितना टफ वो क्वेश्चन है। देखिए टफ क्वेश्चन और जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते वो जनरली हमें याद हो जाते हैं, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं जिसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं वो जनरली याद नहीं हो पाते। तो ये एक टफर क्वेश्चन था, इसको भी मैंने तुक्का मारा था और मेरा तुक्का सही भी हो गया। मैं आई थिंक अभी तक 4 तुक्के मैंने लगाए हैं, 3 तो मुझे पता है कि वो सही हो गए हैं, चौथा मुझे नहीं पता है कि वो सही है कि नहीं है। तो HCl और CaCO3 के साथ जब क्रिया करती है तो एक गैस बनाती है। उसी गैस को लाइम वाटर में जब गुजारा जाता है तो क्या बनता है, तो CaHCO3 बनता है और दुधिया रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसको तुक्का लगाया था और ये भी मेरा राइट आंसर हो गया। जो अगला प्रश्न था दोस्तों वो था उत्तर दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कैसी प्रतीत होती हैं। देखिए ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये ऑप्शन था। बिना विचलित हुए उसी में वापस चली जाती हैं, उसी माध्यम में बिना विचलित हुए चली जाती हैं, बिना विचलित हुए वापस चली जाती हैं, और उसी माध्यम में विचलित हुए वापस चली जाती हैं। मतलब इस तरीके का ऑप्शन था, लेकिन जो राइट आंसर होगा ये कि मुख्य अक्ष से किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। वो बिंदु कौन सा होता है, फोकस, ठीक है। ऐसा जो होता है उत्तल दर्पण, इसमें जब मुख्य अक्ष के समांतर जब पैरेलल होती है तो ये चली जाती है, उसी माध्यम में चली जाती है। लेकिन क्या है कि उसमें दिया हुआ था कि बिना विचलित हुए, ये विचलित होती है। अगर विचलित हुए दिया होता तो ये राइट ऑप्शन हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ क्या है, डॉट डॉट करके आप फोकस से इसका क्या करेंगे कि आती हुई प्रतीत होती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। गाड़ी एक समान चाल से चल रही है, अचानक यह अपनी दिशा बदलती है तो किस प्रकार का जड़त्व होगा। तो किस प्रकार के जड़त्व का वो अनुभव करेगा, तो दिशा का जड़त्व का आपका अनुभव करेगा, ठीक है। आप एग्जैक्ट चाल से जा रहे हैं, एक एग्जैक्ट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड, जैसा ही आप तुरंत अगर बदल देंगे तो आपको क्या रहेगा, दिशा का जड़त्व आपका महसूस होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका दिशा का जड़त्व सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। पूछा हुआ था दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो समतल दर्पण, उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण और सभी। तो जो होता है दंत चिकित्सक वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा हुआ था बायो से क्वेश्चन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य कौन सा द्रव भरा होता है।
तो भाई मैं पढ़ के गया था, कोशिका द्रव्य भरा होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका मेम्ब्रेन के, मतलब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का आपका कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा हुआ था कि गोली दर्पण में चिन्ह परिपाटी में मुख्य अक्ष के एलोंग कब पॉजिटिव धनात्मक लेंगे, मतलब जो गोली दर्पण होगा उसमें चिन्ह परिपाटी में आपका एक्स एक्सिस के एलोंग लेना है, कब पॉजिटिव। देखिए इसमें 2 ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन अगर आप जब प्रश्न पढ़ेंगे तो एक ही ऑप्शन वो राइट है, एक्स एक्सिस के अलोंग या मुख्य अक्ष के अलोंग। मुख्य अक्ष आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है ये ओरिजिन अगर हो गया तो ओरिजिन से दाएं तरफ अगर लेंगे एक्स एक्सिस की तरफ तो आपका पॉजिटिव होगा, और ऊपर लेंगे तभी पॉजिटिव होगा। लेकिन आपका ये जो ऊपर वाला होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, वो मुख्य अक्ष के अलोंग नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन के दाईं और एक्स एक्सिस की ओर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर भी आपका पॉजिटिव होता है, चिन्ह परिपाटी में एक्स एक्सिस के ऊपर भी आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन जो एक्स मुख्य अक्ष के अलोंग जो आपको देखना है तो वो एक्स एक्सिस के दाईं ओर ही आपका क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिन के दाईं ओर एक्स एक्सिस। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों पूछा है वो वेस्ट प्रोडक्शन को कम करने के लिए सबसे क्या करेंगे। तो वेस्ट प्रोडक्शन को कम करने के लिए ऐसा पूछा था, तो प्लास्टिक बोतल का उपयोग करेंगे, जीवन शैली और इस तरीके का क्वेश्चन था, तो मैंने भी इसको एलिमिनेट करके ही मारा और राइट आंसर भी होगा यही, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन दिए हुए थे ना, इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन दिए हुए थे वो एकदम गलत था। एकदम गलत का, एक में प्लास्टिक को बढ़ा रहा है, एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ को बढ़ा रहा है और इंक्रीज़ कर रहा है प्लास्टिक, इसी तरीके से। और चौथा जो ऑप्शन था उसी से इस तरीके से जीवन शैली से ही रिलेटेड कोई ऑप्शन दिया हुआ था, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भी बायो का क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक पौधा किस तरह से रोगग्रसित हो सकता है, किस तरीके से जो पौधा है वो रोगग्रसित हो सकता है। तो इसमें दिया हुआ था केवल सूर्य के प्रकाश से, केवल उर्वरक से, एग्जिस्टिंग प्लांट से और मृदा एवं जल और हवा से। तो मैंने इसको ऑप्शन चूज किया है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये अब जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपका मैथ का रिलेटेड है। तो न्यूमेरिकल का पोर्शन में आपको अभी शाम को मैं पार्ट 2 आपको बना करके दूंगा, उसी में आपके जो मुझे याद हो पाए हैं मैकेनिकल मैथ के और रीजनिंग के और फिजिक्स के क्वेश्चन, उसको मैं न्यूमेरिकल में आपको ज़रूर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपका ये कितने प्रश्न आपके राइट हुए इस क्वेश्चन में जितने भी मैंने बताए हैं, और इसके साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन और आपको याद आ रहा है तो उसको भी आप ज़रूर बताइए कि वो क्वेश्चन कौन है कमेंट में, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा वो राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ दोस्तों देखिए इस बार का जो आपका प्री का पेपर है वो काफ़ी अच्छा खासा था, मॉडरेट लेवल टू टफ लेवल था। तो कट ऑफ भी आपका अगले बार के कंपैरिजन में या अगले बार के कंपैरिजन में उतना ही जाएगा या फिर उससे थोड़ा सा कम ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मुझे जहाँ तक लग रहा है एवरीथिंग अबव 70 अगर आप किए हैं, अगर राइट आंसर आया तो आप एक अच्छे मेरिट में आने वाले हैं, मतलब कि CBT 1 के मेरिट में क्वालिफाई कर जाएंगे और आप अपना CBT 2 का एग्ज़ाम अच्छे से शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए इसके साथ ही साथ मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से CBT 2 अगली बार मेंस में दिया था और कौन कौन सी बुक लिस्ट का मैंने उपयोग किया था। ठीक है, उसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों ये भी है कि आप बिना पढ़े भी, मतलब बिना कोचिंग लिए भी आप RRB JEE क्वालिफाई कर सकते हैं अगर स्ट्रेटजी के साथ और स्पेसिफिक टॉपिक और स्पेसिफिक वेटेज को आप कवर करेंगे तो। ठीक है, तो इसी तरीके के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।